तो लास्ट क्लास में हमने वाइल लूप ही देखा था। आज उसी का एक ऑल्टरनेटिव पार्ट है जिसका नाम है डू वाइल। और कौन एक आ गया? अभिषेक शर्मा, आवाज आ रही है भाई? यस सर। इतना लेट कैसा है भाई? सर मैं तो काफी देर से हूँ यहीं पे ही। आप हो? और कौन है फिर? विजय यादव, आवाज आ रही है भाई? यस सर। कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? सर 6। अपलोड कर दिए? नो सर, सर अपलोड नहीं हो रहा है, पता नहीं। अपलोड नहीं हो रहा है? फाइल अपलोड करो इंडिविजुअली। चलो फिर स्टार्ट करते हैं डू वाइल। जैसे आपका फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, एग्जैक्टली आपका डू वाइल भी होता है। बस फर्क यह है कि फॉर लूप में और वाइल लूप में हमेशा कंडीशन को चेक किया जाता है। उसके बाद ही जो वाइल लूप का ब्लॉक होगा, फॉर लूप का ब्लॉक होगा, उसके अंदर जाएगा आपका कोड, एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कभी भी वो आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। बट डू वाइल की एक खासियत होती है, ये पूरे लाइफ साइकिल में एक बार, पहली बार ये उस ब्लॉक के अंदर जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। ये एक ऐसा लूप है, ये पहले ही डायरेक्टली आपके लूप के अंदर चला जाएगा, ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा एक बार, और देन आपका कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा देन दोबारा उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब पहले आपका कोड चल गया, देन आपका कंडीशन चेक कर रहा है। इससे पहले आपने फॉर लूप और वाइल लूप का एक कंडीशन था कि कंडीशन ट्रू होने के बाद उसका ब्लॉक चलेगा। इसमें ये फर्क है। ठीक है भाई? मान लीजिए मेरे पास, पहले सिंटैक्स दिखा देता हूं आपका डू वाइल का। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है। डू, फिर ये आपका ब्लॉक है, जैसे वाइल लूप का ब्लॉक होता है वैसे फॉर लूप का ब्लॉक होता है, एग्जैक्टली वैसा ही ब्लॉक है। इसके अंदर आप कोड लिखोगे जो आप नॉर्मली कोड लिखते हो। ठीक है? और ये हो गया वाइल, और यहाँ पे हो गया कंडीशन। एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। लेट मान लीजिए नंबर है, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 10। ठीक है? उसके बाद मैं लिखा डू वाइल, और मैंने यहाँ पे लॉक किया NUMB नंबर, और मैं यहाँ पे कंडीशन लेता हूं कि नंबर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अगर ये फॉर लूप होता, वाइल लूप होता, तो पहले इस कंडीशन को चेक किया जाता। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। बट अगर आप वाइल लूप को देखोगे तो सबसे पहले ये चलेगा, देन आपका कंडीशन चेक किया जाएगा। अगर ये ट्रू होगा तो ही ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक नहीं चलेगा। ओके? मैंने इसको सेव किया, इसको मैं ओपन करता हूं। आउटपुट में क्या आ रहा है? 10। जबकि ये तो फॉल्स था ना। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे लूप में एक बार तो जाने ही जाना है, उसके बाद कंडीशन चेक करें, अगर ट्रू है तो ही लूप चले, लूप का बॉडी चले, तो आप डू वाइल को यूज कर सकते हो। ठीक है भाई? क्लियर? कोई डाउट है? किसी कुछ पूछना है भाई? ऑनलाइन में क्लियर? यस सर। मैं इससे प्रिंट करके दिखाता हूं 1 से लेके 10 तक। नॉर्मली काम कर सकते हो आप, जैसे आप नॉर्मल करते हो वाइल लूप के साथ। तो मैं लिखा लेट आपके पास नंबर इक्वल टू में 1, और यहां लिखा मैंने डू वाइल, और यहाँ पे लिखा मैंने लॉग आपका नंबर, और यहाँ लिख दिया मैंने नंबर प्लस प्लस, और यहाँ लिख दिया मैंने आपका नंबर
लेस देन इक्वल टू 10, 1 to 10। सेव किया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। अगर आपको यहाँ पे वही काम करना है जो एरे के साथ करना है तो वो भी कर सकते हो। इसको मैंने कट किया, बंद क्लोज किया। लेट आपके पास एक एरे, इसके अंदर आपके पास 10 20 30 40 चार वैल्यूज ले रहा हूं मैं। तो आपको इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एरे, लॉक कर लिया, एरे इंडेक्स, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंडेक्स प्लस प्लस, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इंडेक्स लेस देन एरे डॉट लेंथ। वैल्यू 4 प्रिंट हो गई। सेम चीज हम उसके लिए स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे यूज ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भाई, क्लियर। तो मैंने इसे क्लोज किया, और आपका स्ट्रिंग लेट आपके पास str इक्वल टू मैं ड्यू कैट, लेट इंडेक्स इक्वल टू मैं 0। डू वाइल यूज कर लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लॉग str इंडेक्स और इंडेक्स प्लस प्लस, और यहाँ कंडीशन क्या लगाऊंगा, इंडेक्स लेस देन स्ट्रिंग str डॉट लेंथ। ओके, क्लियर है। बट आप नॉर्मली जो आप कर रहे थे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप से सेम है। बस फर्क इतना है, फॉर लूप में, सॉरी डू वाइल लूप में इसका ब्लॉक एक बार तो हमेशा चलेगा ही चलेगा। वाइल लूप और फॉर लूप में ये था कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फर्क है दोनों में, तीनों में, सॉरी, वाइल लूप में, दूसरे डू वाइल लूप में, और फॉर लूप और वाइल लूप के बेस में। ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं पर भी कोई भी टास्क ऐसा है जिसमें एक बार तो आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। हम सबसे ज्यादा वहां पे इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। कोई डाउट भाई। जो टॉपिक मैं आपको बताता हूं ना उसे घर पे जाके पढ़ लिया करो, उससे फायदा आपका ज्यादा होगा। क्योंकि भाई मान लो आप जिस जिस चीज का भी इंटरव्यू देने जा रहे हो सकता है कि आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हो, राइट। और वहां पे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी आए हैं वहां पे इंटरव्यू देने के लिए, सबको जेएस अच्छा खासा आता है। तो फिर भाई इंटरव्यूअर को चाहिए कितने बंदे, 5 6 10 12। तो फिल्टर कैसे करेगा वो, फिर अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र उठाता है, डीएसए। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत डीएसए की नॉलेज होनी चाहिए। लिख लीजिएगा इसको।
स्क्रॉल कर दीजिए। अब आपका टास्क ये रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस आपने अचीव करे हैं वाइल लूप से, उन सबको डू वाइल से अचीव करना है। ठीक है भाई। इस क्लास में कोई ऐसा है जो रेगुलर नहीं है, जो रेगुलर नहीं आ रहा है? है कोई ऐसा? क्यों भाई? अब ठीक है भाई। भाई तुम ऑनलाइन बैठ के भी ये बात कर रहे हो? कोल्ड और फीवर तो चल ही रहा है भाई, वायरल है भाई ये तो। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम ऑफिस का काम छोड़ के बैठ जाओ घर पे। और ऑफिस में काम इतना जरूरी है, फीवर आ रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी बुला रही है। कोविड के टाइम पे एक कंपनी थी जिसने पता क्या बोला था, खाना पीना रहना सहना सबको दूंगा मैं, जाना नहीं है कहीं। और एमएनसी कंपनी थी। तो जो तुम्हें लगता है ना वो चीज नहीं है, अपने आप को ऐसा ढालो कि भाई आप काम कर सको थोड़ा बहुत। और पढ़ाई में आप डिले कर रहे हो तो फिर तो बाद में उसमें तो क्या ही डिले करते चले जाओगे। अपना टाइम निकाल लिया करो थोड़ा बहुत। अभी तो लर्निंग फेज पे हो भाई, इसी में दिक्कत हो रही है तो बाद में तो दिक्कत और होगी। लिख लिया यहाँ तक? तो आज का जो टास्क रहेगा डू वाइल का, जितने भी आपने क्वेश्चंस वाइल लूप से अचीव करे थे उन सबको डू वाइल से करना है। और ये सब मैं कल देखूंगा। ठीक है भाई। शकल मत देखो, करना है। मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, जो बोला गया है करो उसे। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए ना, बस याद रखना। डन भाई, आगे बढ़े। ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? यस सर। आगे बढ़े भाई। अब आपके पास यहाँ पे दो टॉपिक रह जाते हैं वाइल लूप और डू मतलब फॉर आइट्रेशन में। मान लो आपके पास एक सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है कि आपने क्या करना है, चेक करना है। आपके पास एक एरे है, उसमें से आपको पर्टिकुलर एक डेटा चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस लूप के अंदर। ठीक है भाई। मैं लिखा फॉल, पहले लिख दो लेट लूप, लेट एरे इक्वल टू, मैं वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे 50, 60, 70, 100 तक वैल्यू है। मुझे चेक करना है कि इस एरे के अंदर 60 नाम का डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मेरे को 60 को चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फॉर लूप, फॉर ऑफ को यूज करना चाहूंगा क्योंकि मुझे वैल्यू से मतलब इंडेक्स से तो मतलब है नहीं।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एरे, और सिंपल सा हमें चेक लगाना है तो मैं इफ लगाऊंगा। इफ आपके पास जो वैल्यू है वो इक्वल टू आपका क्या है, 60 है। अगर है तो लॉक कर दो वैल्यू एग्जिस्ट, या डेटा एग्जिस्ट लिख देता हूं मैं आपका। ठीक है भाई। अगर होगा तो भाई ये प्रिंट क्या करेगा, डेटा एग्जिस्ट करता है। बट मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 600, अब एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। क्लियर भाई। अब सिचुएशन ये है, मान लो अगर आपको डेटा मिल गया तो मैं आगे का आइट्रेशन नहीं परफॉर्म करवाना चाहता, उससे फायदा क्या होगा। मेरा अभी टोटल आइट्रेशन कितना हो रहा है, टोटल होंगे 10। ठीक है, मुझे यहां पर डेटा मिल गया, लेट्स से यहां डेटा मिल गया, तो ये फालतू का आइट्रेशन है ना मेरा। इससे क्या होगा, आपका मान लो अभी तो आप यहाँ पे 10 का है, तो आपको बहुत फास्ट वर्क कर रहा है। लाख का हो तो, मिलियंस का हो तो, 10 लाख जिसे बोलते हैं, है ना भाई, आपका कंपटीशन पावर जो स्लो हो जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर मुझे डेटा मिल रहा है उसके बाद मेरा लूप आगे चले ही ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कीवर्ड को जिसका नाम है ब्रेक। ये क्या करेगा, जब कभी भी ये आपको मिलेगा, जैसे ये मिला ब्रेक, तो इसने क्या करेगा, लूप को आगे भी आगे आइटरेट करने ही नहीं देगा, बोलेगा आपका टास्क खत्म हो चुका है। मैं इसको लॉग करके दिखाता हूं। लॉग मैंने लिखा वैल्यू 10 20 30 40 50, 60 वाला क्यों नहीं चला, क्योंकि डेटा डेटा एग्जिस्ट करता था। ठीक है भाई, आप चाहो तो इसको ऊपर लिख लो पहले, और फिर आपको चेक करवाना तो आपको 60 मिल जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 60 नहीं लिखा, तो आपका ये पूरा आइट्रेट करेगा। जहां पर भी इसे मिला उसके बाद के आगे के कोड को, मतलब लूप को एग्जीक्यूट नहीं करता। यह है ब्रेक का पहला फायदा। दूसरा फायदा आप पढ़ोगे स्विच केस में, सॉरी इफ एल्स जो आप पढ़ोगे ना, इफ एल्स तो पढ़ा, स्विच केस पढ़ा था ना, उसमें ब्रेक पढ़ा था ना वहां पर। ठीक है भाई, ब्रेक भी तो वहां पे क्या काम करता था, आगे के कोड को एग्जीक्यूट होने से रोकता था। जहां कहीं पे मिला, एग्जैक्टली यहां पर ही वही काम करता है। क्लियर, कोई डाउट भाई, ऑनलाइन में क्लियर। तो ब्रेक को हम इसलिए यूज करते हैं, आपको लूप को जहां कहीं पर भी ब्रेक मिला उसके बाद के आगे के कोड को एग्जीक्यूट होने से रोकता है, फिर आपका यहां से उठ के डायरेक्ट यहां पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर। तो टॉपिक रहेगा ब्रेकिंग द लूप, लिख लीजिएगा इसको, कैसे आप लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, या आइट्रेशन के टाइम नहीं, आइट्रेशन के बाद।
डन भाई। अब एक सिचुएशन ये है, मान लो आपके पास एक लूप है, लूप में आप क्या कर रहे हो, कुछ वैल्यू चेक कर रहे हो और मुझे कुछ वैल्यू को स्किप करना है। ठीक है भाई, मेरा मेन कंसर्न ये है कि अगर मेरे पास वैल्यू अगर मुझे 60 मिल जाए तो मैं 60 को शो नहीं करना, बाकी सारी वैल्यूज को मुझे शो करना है। उसका मतलब होता है स्किप द वैल्यू इन अ लूप। अब इसको देखते हैं। तो मैंने कॉपी किया इसको, कमेंट किया, पेस्टेड, मैंने इसे लॉक किया और मैं वैल्यू देखूं। तो एक से लेके मुझे मतलब 10 से लेके 100 तक की वैल्यू मुझे 1 बाय 1 मिल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मुझे 60 मिले या 50 मिले, दिखे यहाँ पे। तो मैं यहाँ से वैल्यू को स्किप कैसे करूंगा, ब्रेक करूंगा तो आगे का चलेगा ही नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा पहले की स्टेटमेंट, नोट कर सर। इफ वैल्यू नॉट सॉरी इक्वल टू आपका 60, अगर आए तो मैं यहाँ लिख दूंगा कंटिन्यू। ठीक है भाई, अब देखो पहले आउटपुट फिर समझाता हूं इसके बारे में। अब 60 आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। जैसे ही आपके पास ये वैल्यू, आपका ये कंडीशन ट्रू हुआ, पहले तो फॉल्स हो रहा था, जैसे ये ट्रू होगा ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ये वाला स्टेटमेंट बोलेगा इससे पहले जो प्रिंट हुआ है फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ये वाला यहां से उठ के डायरेक्टली यहां चला जाएगा। अब वो नेक्स्ट आइटरेशन को परफॉर्म करेगा फिर। ठीक है, क्लियर। और कुछ नहीं करता, ये वैल्यू को स्किप करने में मदद करता है। डन भाई, क्लियर है। बस सर, 1 मिनट रुक जाए सर, देख। डन, आगे बढ़े भाई। तो यस ये सर। था आपके पास लूप। पूछो भाई। पूछो भाई, क्या क्वेश्चन है आपका। सर पूछना नहीं था, हो गया। तो भाई कंडीशन लगाओ, सर्च करना है तो ब्रेक यूज कर लो, इक्वल टू तो सर्च हो ही जाएगा कंडीशन लगा के। भाई यहाँ पे दो वैल्यू को और लगा दो यहाँ पे, और वैल्यू इक्वल टू लेट्स से 40 है, तो इन दोनों में स्किप होगा, बाकियों में चलता रहेगा। एंड नहीं और, तो एंड में दोनों देखा जाता है, और में एक देखा जाएगा। दोनों चेक कैसे करोगे, यहाँ पे कर लो चेक।
वैल्यू में एक टाइम पे एक ही तो वैल्यू आएगी भाई। ना 40 आया ना 60 आया। क्लियर भाई। अब एक लास्ट टॉपिक रहता है जो कि मेन है आपके कोडिंग के लिए, वो है फंक्शन। इसको लिखो। तो सर्च करना हो तो भाई कंडीशन लगाओगे ना, फॉर लूप चलाओ। भाई एक चीज ये बता, तो लास्ट तक चला नहीं सकता, नॉर्मल फॉर लूप नहीं लगा सकता? भाई यार इतना भी, फिर तो तुम कोड ही नहीं कर रहे। भाई क्यों नहीं लगा सकता? भाई फिर आप कोड नहीं कर रहे, या फिर आपने स्टार पैटर्न ही प्रिंट करके नहीं देखा है। अगर आपने स्टार पैटर्न किया होगा तो भाई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि ये बता चुका हूँ सब में। कोड दिखाना भाई, आपको कहाँ पे इशू आ रहा है, 1 से लेके 70 के बीच में मुझे सर्च करना हो 60 तो। ये मैं क्या करवा रहा था, ये मैं क्या कर रहा था फिर भाई? भाई इससे पहले मैं ये क्या कर रहा था? भाई मैं कुछ नहीं कह सकता भाई फिर। ये क्या कर, सर्च नहीं कर रहा था भाई मैं इसे? भाई मैं कुछ नहीं कह सकता फिर। लिख लिया भाई सबने? लिख लो भाई। डन भाई। भाई सच बताना कौन सा माल फूका भाई तुमने? भाई क्या बात कर रहे हो यार? अगर यहाँ पे लिखा है तो बताऊंगा नहीं क्या? ये क्वेश्चन तो सबसे एंड में पूछा करो भाई, कैसे, क्या बोल सकता हूँ। चलो हम बात करते हैं फंक्शन की। क्या होता है फंक्शन, एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। अपने बॉडी पार्ट को देखो,
आईज है, उसका काम क्या है? देखने का। एक्चुअल में देखने का काम है। क्या करता है आईज? फंक्शन बताना है इसका। सोने के लिए। बेहतरीन। क्या होता है इसका फंक्शन बताना। सारा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उपयोगी सामान है। अच्छा। या लैपटॉप पे, कंप्यूटर है, चेयर है। और कैसे पता चलता है ये दूर, इतना दूर में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है? माइंड का तो कहते हैं। ओहो, मतलब आईज देख रहा है और माइंड तक पहुंच गया। माइंड कनेक्ट रहता है ना सर। कनेक्ट रहता है। तो एक काम करता है, आईज को बंद कर दे, माइंड तो खुला ही रहा होगा ना। फिर नहीं पता चलेगा कि क्या है नहीं है, छूने नहीं बाद भाई, महसूस साइंस ढंग से पढ़ी थी। करेगा। साइंस में ढंग से पढ़ा था। पढ़ा था बिल्कुल भाई। किसको पता एक्चुअल में आईज का वर्किंग? बताओ भाई। तो उसके लिए कह सकते हैं कि जब भी देखते हैं तो उसका जो रेटिना तो उसको रिमूव करके भी नहीं बनता है, तो उसका सेंस देखना है। और अगर ब्लाइंड स्पॉट में चला जाए तो दिखेगा? भाई तुमने साइंस में ढंग से नहीं पढ़ा लग रहा मुझे। क्या होता है? तो मैं तभी तो पूछा, अगर ब्लाइंड स्पॉट में गया तो बस। आइस का मेन काम होता है भाई, जो आपके सामने ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसका डिस्टेंस गेट करना और माइंड तक पहुंचाना, वो कितनी दूरी पे है। उसका मेन फंक्शन यही होता है। जो डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाता उससे कहते हैं उसकी आइस खराब हो चुकी है। तुम लोग स्पेक्स लगाते हो, उसका मेन काम यही तो है। सामने कितनी कितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका एक्चुअल में कैलकुलेशन करना और माइंड तक पहुंचाना कि भाई इतने दूर तक इतने दूर में ही है ऑब्जेक्ट। मेनली आइस का ये फंक्शन होता है। ऐसी आपका स्टोमक है, उसका काम काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना। पहले किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और फिर ग्लूकोज को सब, उसका विटामिन जो होते हैं सब कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, साइंस नहीं पढ़े तुम लोगों ने, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ी है तुमने। अगर आपको आईटी की दुनिया में हमेशा बने रहना है तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, सबसे ज्यादा आपको कंप्यूटर साइंस में जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की। जिसका मैथमेटिक्स हल्का सा भी लूज है, समझ लो वो आईटी में काम तो कर लेगा लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। जितने भी एल्गोरिदम बने हुए हैं ना आईटी के अंदर, वो सारे मैथमेटिक्स को लेके बने हुए हैं। कभी लीड कोड, हैकर रैंक, ठीक है ना, और भी बहुत सारे हैं, कोड शेफ। उसमें जाके पहले प्रॉब्लम को पढ़ना और उसके बाद इनपुट और आउटपुट में देखना। उसमें ऐसा दिखेगा जैसे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है पूरा। तो इसीलिए अगर आपको नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत ले लो भाई, फायदा होगा। क्योंकि कंपनी में जब जाओगे तो ऊपर नीचे वो बस बता देगा ऐसे करके चलो, क्या करके चलो खुद नहीं पता। और जिसके एल्गोस तगड़े होते हैं उसको कभी दिक्कत नहीं आती। हो सकता है कि जो चीज वो करने की जगह रिएक्ट हो गया हो। मेरी एक स्टूडेंट, उसने बताया था कि ग्लोबोलॉजी में काम करती है, उसका एक दोस्त है जिसको बस डेटा स्ट्रक्चर तगड़ा आता है, और उसके ब्याह पे उसका 24 से 25 लाख का पैकेज है, उससे ऊपर का ही है। बाकी कुछ नहीं आता उसे, बस डीएसए आता है। वो डीएसए के थ्रू क्रैक कर लेता है इंटरव्यू, और फिर ऐसी जॉब इधर उधर करता रहता है, कभी 2 साल यहाँ कभी 2 साल यहाँ। लेकिन उसका पैकेज तगड़ा इसलिए मिल जाता है क्योंकि डीएसए अच्छा आता है उससे। इसीलिए जो फ्रेशर्स होते हैं ना, फिर बस एक ही चीज मांगा जा रहा है, डीएसए। कोड तो तुम कर ही लोगे। उसमें हम जब कभी भी कोई कोड करते हैं, कोड का फ्लो होता है, ठीक है भाई। बेसिकली जो कोड वर्क करता है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है ना। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें टॉप टू बॉटम ही अप्रोच फॉलो कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मैंने कोड लिखा, लेट ए इक्वल टू में 10, लेट बी इक्वल टू में 20। उसके बाद मैंने क्या लिखा? लॉग किया ए प्लस बी। बस इतना से ही कर रहा हूं मैं। इसका मैंने आउटपुट दिखाया, कितना आया? 30 आ गया।
मान लो मुझे इसी टास्क को दोबारा परफॉर्म करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी किया, पेस्टेड, और मैं लेट को हटा देता क्यों, नहीं तो एरर आ जाएगा, और यहां पे मैं लिख दिया 30, है ना भाई। दूसरे में कितना आ गया 60, पहले में 30 आना था, एग्जैक्टली सही है। अगर आप इस कोड को देखो तो ये आपका हार्ड कोडेड कोड है। जब भी प्रोग्राम रन करेगा, जितनी बार आप इस तरीके से लिखोगे तो भाई उतनी बार वो कोड एग्जीक्यूट होगा। जनरली ऐसे ही करता है वर्क, ठीक है। इसे कहता है रूटीन्स, राउटीन्स कहते हैं, कोई रूटीन्स कहता है। जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसे रूटीन्स कहते हैं। अगर मुझे प्रोग्राम के फ्लो को छोटे छोटे अलग अलग टास्क में बांटना है, मान लो एडिशन के लिए अलग टास्क हो गया हो, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग टास्क हो गया हो, तो मैं इससे अचीव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है भाई, इससे मैं डेफिनेटली अचीव नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, मैं सेम पीस ऑफ कोड को बार बार लिख रहा हूं, अगर मुझे सेम आउटपुट, एक ही जैसे आउटपुट को आपको बार बार प्रिंट करवाना है तो, ठीक है भाई। इसीलिए हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे टास्क बना लेते हैं। उस छोटे छोटे टास्क को हम डिनोट करते हैं फंक्शन से। एक्चुअली में ये सब रूटीन्स होते हैं, इन्हें सब रूटीन्स कहा जाता है। अब जो मैंने अभी कोड लिखा है, मैं उसी को फंक्शन बना के यूज करना चाहूंगा। फंक्शन का मतलब होता है टास्क, जो आप अभी करते हुए आए हो वही चीज होता है, जो आपकी बॉडी का काम है। जो भी आप कोई भी गेम ले रहे हो, कोई लैपटॉप ले रहे हो, कोई मोबाइल में आप पबजी खेल रहे हो, तो उसमें भी तो रन करने के लिए अलग से बटन होता है। उसका काम क्या होता है, भागना, है ना भाई। जहां पे आपके पास वहां पे बुलेट वाला होता है, बुलेट का अलग होता है। आपको गन चेंज करनी है तो गन चेंज के लिए अलग से आपको मिलता है। उन सबका एक पर्टिकुलर टास्क होता है कि यही काम करेगा वो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, छोटा सा एक आपको फंक्शन बना के दिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ पे सब रूटीन्स बनाने हैं तो सब रूटीन्स आप बना पाओगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन के बाद यहाँ पे होगा फंक्शन का नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद आपका करली ब्रेसेस। ये होता है फंक्शन का सिंटैक्स, और ये बन जाएगा एक टास्क जो बोलना चाहो, और ये सब रूटीन, ठीक है। क्लियर भाई, ये है इसका टास्क। सॉरी, एक फंक्शन कैसे क्रिएट करोगे, सिंटैक्स कैसे आप लिखोगे, ठीक है। क्या फायदा है इसको लिखने का, सब रूटीन्स हम क्यों बनाए, इसका फायदा ये है, जब आपका मन करे आप इस फंक्शन को कॉल करो, जो सेम पीस ऑफ कोड आपको बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है वो इसके अंदर लिखो, वो बार बार वही चीजें को एग्जीक्यूट कर देगा। तो आपको कोड डुप्लीकेसी होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, ठीक है भाई। मान लो जो आपका हार्ट का काम है वही आपके आइज का काम हो, तो यहाँ पे उसकी फंक्शन की क्या थी, डुप्लीकेसी हो रही थी। जो काम आपकी आइज कर रही है वही काम आपका हार्ट भी कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हर एक बॉडी पार्ट का आपका एक यूनिक काम है जो कि वो अचीव करता है, राइट। उसी तरीके से ही जब आप यहाँ पे कोई भी सब रूटीन बोल लो या फंक्शन बोल लो, अगर आप इसको बनाते हो तो यहाँ पे ये एक यूनिक टास्क परफॉर्म करना चाहिए। कोड तो आप ही करोगे, कोड तो अंदर आप ही लिखोगे, बट हर एक फंक्शन का काम हमेशा यूनिक होना चाहिए, तभी वो एक्चुअल में फंक्शन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया इसके अंदर, ऐसा कभी मत करना। मान लो अगर आपको एडिशन करना है और उसके लिए आपने एडिशन के लिए फंक्शन बनाया है, तो उसके अंदर ओनली एडिशन का ही वर्क होना चाहिए, उसमें सब्ट्रैक्शन का वर्क नहीं होना चाहिए। उससे नुकसान ये रहेगा, फ्यूचर में अगर आपका कहीं पर भी बग आया तो फिर आप उसको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा, और उसमें आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। इसीलिए जब कभी भी आप काम करें, आप हमेशा फंक्शन को यूनिक बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, पहले फंक्शन को कीवर्ड लिखना कंपलसरी है, ठीक है भाई। ये फंक्शन का रिजर्व कीवर्ड है, इसी के थ्रू पता चलेगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी जीएस का है उसको, कि भाई ये जो आप लिख रहे हो
ये आपका एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल ही है, बट ये फंक्शन टाइप का, इसका मेन काम है फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, सब रूटीन्स बनाना, फंक्शन बनाना। ठीक है भाई। उसके बाद ये है पैरेंथेसिस, इसका अपना एक रोल है। ये तो नाम हो गया जिससे आइडेंटिफाई करोगे फंक्शन को, ये फंक्शन हो गया जिसकी मदद से आप बता रहे हो कि मैं फंक्शन बना रहा हूं, और ये आपका फंक्शन का ब्लॉक रहेगा, और ये आपका फंक्शन का जहां से आप स्टार्ट करोगे, इसका काम क्या उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है भाई, क्लियर। याद रखिएगा फंक्शन का जो नाम होना चाहिए वो आपका वही चीज फॉलो करना चाहिए जो आपका किस में कर रहा था, वेरिएबल्स में कर रहा था। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरिएबल फॉलो करता है, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस आपका फंक्शन जब आप क्रिएट करते हो, यहाँ पे जो अपना नाम दोगे, जैसे वेरिएबल का नाम देते हो वैसे ही आप यहाँ पे दोगे। यहाँ पे फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है भाई। कैमल केस जो हमने यूज किया था ना वेरिएबल के लिए, एग्जैक्टली वही फॉलो कीजिएगा, कोई भी चेंजेस मत नहीं करिएगा जो आपके वहां पे थे। जो चीज वहां फॉलो रूल फॉलो होता है वही आपका यहाँ पर ही फॉलो होता है। क्या क्या था रूल वेरिएबल के लिए क्रिएशन के लिए? कोई बात नहीं भाई, जा सकते हो। सबसे पहला था वेरिएबल के नेम में कोई भी आपके पास स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडरस्कोर। दूसरा केस, वेरिएबल में आपका डॉलर अंडरस्कोर अल्फाबेट्स प्लस डिजिट हो सकते हैं। तीसरा केस, वेरिएबल का जब भी आप नाम स्टार्ट करोगे आपका उसमें डिजिट नहीं होना चाहिए, है ना भाई। साथ में और एक केस क्या था, कोई भी रिजर्व वर्ड आप वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। वो सारी चीजें इसमें अप्लाई होती हैं। ठीक है भाई, वो तो भाई कन्वेंशन है। वेरिएबल का जब हम नेम लिखते थे वो कैमल केस में हम लिखते थे, वो बताया गया है कि जावास्क्रिप्ट में जब भी आप काम करो कैमल केस में कीजिए, है ना भाई। वो कन्वेंशन है, ना कि हार्ड कोडेड रूल है कि भाई इसी को फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बट जितने भी डेवलपर्स होते हैं जो आप करंटली आप देखोगे, या तो आप किसी का कोड पर पढ़ो, आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, कोड पढ़ के देखना। जितने भी वेरिएबल्स बने होंगे उसमें हमेशा कैमल केस में फॉलो हुआ होगा। आगे पढ़ोगे क्लास, क्लास में नहीं होता कैमल केस फॉलो। ठीक है भाई, क्लियर। चलो जी, ये हो गया इसका सिंटैक्स। मैं यहाँ पे एक बनाता हूं फंक्शन जिसका नाम लिखूंगा मैं, आपका फंक्शन लिखा मैंने और एडिशन, ये नाम लिखा पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। जब कभी भी आप इतना लिखते हो, इतना पार्ट, इसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या बोलोगे? फंक्शन डिक्लेरेशन। और अगर आप ये दे दोगे तो ये फंक्शन की कहलाती है डेफिनेशन। ठीक है, अगर आप ब्लॉक प्रोवाइड कर रहे हो तो फंक्शन का डेफिनेशन कहलाता है। यहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर भी कर रहे हो और फंक्शन को डिफाइन भी कर रहे हो कि फंक्शन जब आप रन करोगे तो कौन सा ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे व्हाइल लूप का ब्लॉक होता है, फॉर लूप का, स्विच का ब्लॉक होता है, इफ का ब्लॉक होता है, राइट। वही पार्ट इसमें भी है। जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, जब यूज करोगे, तो इसके अंदर का कोड ही एग्जीक्यूट होगा जो आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक है भाई। तो मैं क्या करता हूं अभी, इसको मैंने कट किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया और ऊपर लिख दिया मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। यहां पे हमने दोनों काम किए हैं। याद रखिएगा अगर आप इतना लिख दोगे, मैंने कॉपी किया, इसको कमेंट किया, पेस्ट, एरर आ जाएगा। इसी चीज को आप सी प्रोग्रामिंग में करो, एरर नहीं आता।
याद रखना कि फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन आपको एक साथ करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, डिक्लेयर करके छोड़ दिया वर्क नहीं करेगा। वो कौन से केस में नहीं करता, कौन सा नहीं, वो आगे पढ़ना। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर आप नॉर्मल कोई फंक्शन बना रहे हो, तो जहां पे उसे डिक्लेयर कर रहे हो वहां पे उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, मतलब उसके ब्लॉक को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद आपको फंक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा साथ ही साथ में। क्लियर? ठीक है भाई, ये तो हो गया आपका फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन किया। याद रखिएगा, जब तक आप इस फंक्शन को यूज नहीं करोगे तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जस्ट लाइक आ ब्लूप्रिंट समझ लो, कि बस आपने बना रखा है। जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे, मतलब इसको कॉल नहीं, उसे कॉलिंग कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे ये कभी भी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है भाई, तो मैं फंक्शन को कैसे कॉल करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखा फंक्शन कॉलिंग। मैं लिखूंगा सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन का नाम आपने दिया होगा, एडिशन, और उसके बाद पैरेंथेसिस। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ठीक है भाई, सेव किया, आउटपुट में देखोगे 30 आ रहा है। अब मैं जितना चाहे इसको लिखूं, आपका सेम पीस ऑफ कोड उतनी बार चलता रहेगा। इससे क्या फायदा है, आपका कोड डुप्लीकेट नहीं होगा। जो ऊपर हो रहा था ना, बार बार लिखना पड़ रहा था, वो नहीं लिखना पड़ेगा। जहां मन करे जब चाहे इसको कॉल करो, आपका सेम पीस ऑफ कोड चल जाएगा। ठीक है, इससे ये फायदा होता है। क्लियर भाई, यहां तक क्लियर? कोई डाउट भाई? इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स लिखिएगा फंक्शन का, और ये भी लिखिएगा फंक्शन का जो नेम, आप जो नेम लिखोगे, जो कस्टम नेम लिखोगे, वो एज पर वेरिएबल रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। जो आपके फंक्शंस के रूल, आपके वेरिएबल के रूल थे ना, कि वो सारे इसमें फॉलो होने चाहिए।
डन भाई। लिख लिया भाई। देखो यहां पर भी अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है भाई? जब कभी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, हमेशा मुझे क्या वैल्यू देगा? 30 प्रिंट करेगा। और अभी अगर इसको बोलूं तो जो मैंने ऊपर लिखा था एग्जैक्टली वैसा ही है, हार्ड कोडेड ही है, बार बार मुझे सेम वैल्यू मिल रही है। अगर आप कोई भी फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन डायनामिक इन नेचर होना चाहिए, नॉट स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक मतलब फिक्स वैल्यू, डायनेमिक मतलब बदलती, आप जितनी वैल्यू बदलना चाहो बदल सको जितनी बार, उसे डायनेमिक नेचर कहते हैं। और फंक्शन को जब हम बनाते हो डायनेमिक नेचर के लिए बनाते हैं। ठीक है भाई। उससे फायदा क्या होगा? जैसी आप वैल्यू पास करो उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाए। इसका रियल टाइम एग्जांपल था आपका पार्सेंट। जो वैल्यू मैंने पास करी उसमें से इंटीजर वैल्यू गेट करके दे दिया, चाहे आपने कोई भी वैल्यू ला ली, है ना भाई? उसका वो फायदा था। और अगर मैं इसको देखूं तो भाई ये मुझे वो वाली वैल्यू जो डायनेमिक वैल्यू टाइप्स है, फंक्शन जो काम कर सकता है, वो अचीव करके नहीं दे रहा। अगर आपको डायनेमिक बिहेवियर चाहिए तो फंक्शन के अंदर दो टॉपिक आते हैं, फंक्शन आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन पैरामीटर। उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो टॉपिक डाल लीजिए फंक्शन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं इसको। आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। मेरे पास अभी क्या है, यहां पर ये फंक्शन है आपके पास, मुझे यहाँ पे ए और बी की डायनेमिक वैल्यू चाहिए, राइट भाई? अब मैं कैसे अप्रोच में लूंगा? पहली बात, मैं पास कैसे करूंगा डेटा, है ना भाई? जैसे मैंने पार्ट्स इंट को कॉल किया और वैल्यू पास कर दी, राइट? जस्ट लाइक इसमें करके देखता हूं मैं, एडिशन किया और यहाँ पे मैंने 10 और कॉमा 20 लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, पहले आपने फंक्शन को कॉल किया और जो पैरेंथेसिस था उसके अंदर आपने दो वैल्यू दी सेपरेटेड बाय कॉमा। दो वैल्यू दी, ऐसे नहीं दिया आपने, आपने यहाँ पे कॉमा किया, कॉमा पास किया। इसको कहते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो जो आपने वहां पे पार्ट्स इंट में वैल्यू पास करी थी उसे बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पे इसको इसको बोलूंगा फंक्शन आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे आप n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो कॉमा लगा के। 10 करना है, 20 करना, 25 करना, 30 करना, लाख, 1.5 लाख, जितना करना कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर नीड, कि इस फंक्शन में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, डायनेमिक चीजों की। अब यहाँ पे 10, 20 मैं बाद में इसको करूं तो 20, 40, 20 को लिया। कल को वैल्यू चेंज करनी है तो वो कर सकते हो। जब आप फंक्शन को कॉल करके उसके साथ में वैल्यू पास करते हो, उस वैल्यू को हम आर्गुमेंट कहते हैं फंक्शन का। ठीक है भाई। अब मुझे इसको कहां पे गेट करना है, फंक्शन को फंक्शन में गेट करना है। तो मैं फंक्शन में गेट कैसे करूंगा? फंक्शन में गेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर। और पैरामीटर क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। जैसे आपने नॉर्मल वेरिएबल बनाया वैसे वो वेरिएबल होता है, बट वो लिखा कहां जाता है? यहां पर ए कॉमा बी। अब इसकी जरूरत नहीं। ठीक है भाई। जब आप इस तरीके से लिखोगे और यहां पे ऐसे लिखोगे, ठीक है भाई, जो पहली वैल्यू होगी वो पहले वाले पैरामीटर के पास जाएगी, इसे पैरामीटर कहते हैं, फंक्शन का पैरामीटर। जो दूसरी वाली वैल्यू होगी वो दूसरी में जाएगी। ठीक है भाई। तो ए में क्या आ जाएगा? 10। और बी में क्या आ जाएगा? ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई?
तो इसको बोलते हैं हम फंक्शन पैरामीटर। मैंने यहां पे लिखा, इसको लिख दूंगा फंक्शन पैरामीटर्स। आप यहाँ पे कॉमा लगा के जितने वेरिएबल बनाने हैं बना सकते हो। दूसरा और एक चीज बता दूं, जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, पैरामीटर बना रहे हो, वेरिएबल बना रहे हो, उसको आप इसके ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हो, बाहर नहीं। यहां पे जाके यूज नहीं कर पाओगे। आउटसाइड द फंक्शन ब्लॉक के अंदर आप बाहर यूज नहीं कर सकते। फंक्शन ब्लॉक जो भी होगा उसके अंदर ही उस पैरामीटर को आप यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैंने लिखा 10,20 कॉल करते समय, तो आया कितना 30। कल को मैंने बोला नहीं भाई मेरे को 30,30 वाली वैल्यू चाहिए, चेक करना है, तो मैंने लिखा 30,30, क्या आ गया 60। तो अब बन गया डायनेमिक इन नेचर। ओके, क्लियर भाई। तो ये आपका बन जाता है फंक्शन पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट की मदद से फंक्शन डायनेमिक इन नेचर। उससे पहले ऊपर क्या था, स्टैटिक नेचर था, इसीलिए इनका यूज किया जाता है। जनरली फंक्शन में इसका यूज इसलिए किया जाता है पैरामीटर डिफाइन करने के लिए। और यहाँ पे दो काम होता है, एक तो वैल्यू पास करने के लिए, जो कि फंक्शन इस फंक्शन के इसके पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास कर सके, और दूसरा काम फंक्शन को कॉल करने के लिए। ठीक है भाई, जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे फंक्शन कॉल नहीं होगा। क्लियर, कोई डाउट भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई। लिख लीजिएगा इसको। डन भाई, क्लियर, यहां तक क्लियर है भाई सबको। तो क्या फर्क, मतलब समझ में आया ना इसका मतलब क्या हुआ, कि मैंने फंक्शन कैसे कॉल किया, क्यों कल कैसे यूज किया, क्या फायदा था इसका करने का, क्या फायदा इस पैरेंथेसिस का था। ठीक है भाई, जनरली इनको हम पैरामीटर्स के लिए यूज करते हैं, इसको आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, इसको फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए भी यूज करते हैं पैरेंथेसिस को। क्लियर, कोई डाउट किसी को। तो जैसे दो वैल्यूज है और हमने सब आर्गुमेंट में एक वैल्यू पास करी, तो दूसरे में जाएगा अनडिफाइंड। क्या वैल्यू आएगी फिर। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट किसी को। अगर आप इसको लॉक करोगे A, B, तो आपको आउटपुट में मिलेगा 10,20 जो आपने यहां पास किया था, दूसरे में आएगा 30 और अनडिफाइंड। जब कोई वैल्यू आप पास नहीं करोगे तो सर अनडिफाइंड ही जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है। ये इनिशियलाइज करने के लिए दैट ए दैट बी करना। यहाँ पे लेट ए लेट बी नहीं चलता। ठीक है, सर दूसरे एडिशन में हम 30 दे देंगे, कॉमा करके 0 देंगे, तो क्यों होगा सर। बिल्कुल जाएगा, जीरो चला जाएगा। जीरो एक वेरिएबल वो है आपका वैल्यू है जो कि नंबर टाइप है। क्लियर, लेट वेर कॉन्स्ट हम यहाँ नहीं लिख सकते भाई। ओके, क्लियर, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट टॉपिक आप डालिए लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और आउटर वेरिएबल।
लोकल, ग्लोबल और आउटर। ठीक है, क्या होता है लोकल वेरिएबल उसको समझते हैं। बचपन में हमारे मम्मी पापा ये बोलते घर से बाहर गए और टांगे तोड़ दी जाएंगी, है ना। तो आपका जो स्कोप होता था, आप कहाँ पे घूम पाते थे, आप घर के अंदर ही थे। ऐसे ही अगर आपको बोल दिया जाए कि फंक्शन के अंदर ही आप एक ब्लॉक बना दिया जाए, इसी ब्लॉक के अंदर ही अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो और उसको उसी ब्लॉक के अंदर आप यूज कर पा रहे हो, तो उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स से टेस्टिंग ले लेते हैं, या फिर लिख देता हूं लोकल वेरिएबल नाम से। मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल को कॉल किया और इसके अंदर लिखा मैंने लेट ए इक्वल टू में 10। ठीक है भाई, मैंने इसको लॉक किया यहाँ पे ए को। परफेक्टली आपको आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, 10। परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फोन फंक्शन कॉल हो गया था। अब मैं क्या करता हूं, इस ए को बाहर लॉक करता हूं यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट में आपको मिलेगा ए इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन, ए की डेफिनेशन कहां पर है, इसके अंदर है, बाहर नहीं है। आपको मैंने एक चीज पढ़ाया था लेट, वेर और कॉन्स्ट में। लेट और कॉन्स्ट में पहला पॉइंट क्या था, क्या है पहला पॉइंट, क्या था पहला पॉइंट, ये था कॉपी खोल और बता। ब्लॉक और को भी देखता हूँ ना। है लेट का क्या होता है भाई, और कॉन्स्ट का ब्लॉक स्कोप। ठीक है भाई, तो अगर आप इसको देखो ना, ये वाला जो आपका करली ब्रेसेस होता है इसे कहते हैं ब्लॉक। क्या कहते हैं भाई, ब्लॉक। अगर आप लेट और आप कॉन्स्ट को किसी भी ब्लॉक के अंदर आप लिखते हो, तो आप उसी ब्लॉक के अंदर उस लेट और कॉन्स्ट के वेरिएबल को ही यूज कर पाओगे, आप बाहर यूज नहीं कर सकते। क्लियर भाई, समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट भाई किसी को? इसीलिए लेट और कॉन्स्ट के पास अपना ब्लॉक स्कोप होता था। ठीक है, मैंने बोला जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक है भाई, ये तो हो गया लेट और कॉन्स्ट के केस में कि हाँ ब्लॉक स्कोप है। लेट्स हैव अ ट्राई कि एक काम करते हैं, मैं इसकी जगह वैर लिख देता हूं। अब तो भाई क्योंकि वैर में क्या लिखा था मैंने, पढ़ के बताना, नो ब्लॉक नो स्कोप ब्लॉक बट फंक्शनल क्या था, फंक्शनल स्कोप। अब यहां पे देखो, यहां पे फिर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप बनाया है फंक्शन के अंदर बनाया है। और अगर आपने फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल वैर से डिक्लेयर किया है, तो आप उसको उसी के अंदर यूज कर सकते हो। बट मैं इसको क्लोज करता हूं, ऐसे ब्लॉक लिख सकता हूं ना मैं लिखा वैर ए इक्वल टू में 10 और मैं लॉक करता हूं आपका ए। आउटपुट में देखना ए की वैल्यू 10 आ रही है, और मैं यहां पे इसी की जगह में लेट या कॉन्स्ट लिख लेता हूं। ठीक है, आप फंक्शन को छोड़ के कहीं पर भी कोई भी आपका ब्लॉक बनता है और उसमें आप वैर लगाते हो, तो उस वैर की वैल्यू को आप डायरेक्टली बाहर से एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि वैर के पास अपना कोई ब्लॉक स्कोप नहीं होता एक्सेप्ट फंक्शनल स्कोप के छोड़ के। मतलब आपने कहीं पर भी वैर लिखा हुआ है, उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो फंक्शन को छोड़ के। फॉर लूप, वाइल लूप, इफ और एल्स, है ना भाई, उसका भी तो ब्लॉक बनता है। आप उसके अंदर वैर को लिखिए और वैर को डायरेक्टली बाहर एक्सेस करके हो जाएगा। बट फंक्शन के अंदर ही आप क्या कर सकते हो,
उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और ऐसे वेरिएबल्स जिनको उनकी बाउंड्री के अंदर ही यूज कर सकते हो उनको कहते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है भाई। अभी मैं यहाँ पे ए को कहां एक्सेस कर सकता हूं, इसके अंदर ही। तो इसीलिए ए को मैं क्या बोलूंगा, लोकल वेरिएबल। ए इज लोकल वेरिएबल। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर भाई? तो ए क्या हो गया, यहाँ पे लोकल वेरिएबल हो गया, है ना। चलो एक काम करते हैं, पैरामीटर बनाते हैं इसके। मैं लिखा num1 num2, वैल्यू मैंने यहां पास कर दी 10 20। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, 10 की वैल्यू इसमें जाएगी और 20 इसमें जाएगी। राइट भाई? चलो जी, ये तो समझ में आया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी बाहर करके देखता हूँ लॉग। पहले num1 को ही कर लेता हूँ, एक से ही पता चल जाएगा मुझे। आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर वही num1 इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप पैरामीटर को यूज करना चाहते हो तो जिस ब्लॉक, जो भी फंक्शन है और उसका ब्लॉक है, उसी ब्लॉक के अंदर उसको यूज कर सकते हो। तो इसीलिए पैरामीटर भी आपके क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं। इसका जो स्कोप होगा वो इसी के अंदर आप यूज कर सकते हो। मैं इसको यहां पे ऊपर करके दिखाता हूं, इसके ब्लॉक के अंदर गया, आउटपुट में आपका आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है ब्लॉक के अंदर, चाहे वैर बनाओ, चाहे लेट से बनाओ, चाहे कौन से बनाओ, आप उसको उस ब्लॉक के अंदर ही यूज कर पाओगे फंक्शन के केस में। वो वैर के केस में होता है कि अगर फंक्शन के अंदर बना रहे हो वैर, तो आपको उसी के अंदर आप यूज कर सकते हो। लेकिन कोई दूसरा ब्लॉक होगा तो आप वहां पे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो वैर को। ठीक है। बट मान लो आपने यहाँ पे लेट और वो बना रखा है, कॉन्स्ट टाइप बना रखा है, तो आप फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ही उसको यूज कर पाओगे। ठीक है। तो वहां पे आपका वेरिएबल क्या बन जाएगा, लोकल स्कोप बन जाएगा। उसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, है ना। दूसरा केस, जितने भी पैरामीटर आप बनाओगे उनको इसकी बाउंड्री के अंदर ही आप यूज कर पाओगे। ठीक है भाई। इसीलिए इनको, इसको भी कहा जाता है लोकल वेरिएबल। जो पैरामीटर होते हैं उनका स्कोप क्या हो जाएगा, लोकल स्कोप हो जाएगा। इनको भी लोकल वेरिएबल ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंड num1 एंड num2 पैरामीटर्स आर आल्सो लोकल वेरिएबल्स। ठीक है भाई। तो लोकल वेरिएबल आपको यहाँ पे दो चीज देखने को मिली। ठीक है भाई। इसके अंदर कुछ भी लिखो, इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे जनरली वो लोकली कहा जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? इसको लिख लीजिएगा। किसी क्लास तो नहीं है ना? 2:30 से क्लास है? ओके, फिर बाकी करते हैं कल।
कितने बजे से क्लास तुम्हारी? किसकी है? जैंगो की? लिख लिया भाई? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? तो बाकी जो आपका आउटर वेरिएबल होगा और ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल स्कोप बोल लो, इसको हम कल देखेंगे। और कल के लिए आपका एक होमवर्क रहेगा, आपको सबको कॉल बैक फंक्शन के बारे में पढ़ के आना है। डेफिनेशन तो पक्का लिख के लेके आना है और तो थोड़ा बहुत पढ़ के आना है। क्योंकि जब मैं पहली बार पढ़ाऊंगा सर के ऊपर से जाएगा आपके, इसलिए पढ़ के आना। क्या होता है कॉल? क्या होता है कॉल करके? ऑनलाइन में क्लियर भाई? यस सर। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए।